हमने अपनी लास्ट वीडियो में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल को जाना। आज हम बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे या बोहर मॉडल ऑफ एटम की बात करेंगे कि बोहर का एटॉमिक मॉडल कैसा होता है और किस पर बेस्ड है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नई वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। आई होप आप ऐसा करेंगे जिसकी वजह से मुझे आपका मोटिवेशन सदैव मिलता रहेगा। अब बोहर मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं हम कि बोहर मॉडल ऑफ एटम जो दिया था नील्स बोहर ने दिया। नील्स बोहर ये इसका एटॉमिक मॉडल है। एक डेनिश फिजिसिस्ट थे 1913 में। कब? 1913 में मॉडल प्रपोज हुआ। 1913 में ये मॉडल दिया गया। उन्होंने बताया कि जो चार्ज हमारे पास है वो सेंटर में होता है, क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से चार्ज का पता नहीं चल पा रहा था। और जैसे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक था, इसका भी अपना ड्रॉबैक आगे चल के पता चला कि इसका भी अपना ड्रॉबैक होता है। उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को ऐसे, ये कह सकते हैं आप यहाँ पर, वो उन्होंने बताया कि जो ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है, जिसको ड्रॉबैक को दूर करने के लिए बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया और इसके मॉडल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया। इसका भी अपना एक ड्रॉबैक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल होता है वो अपने ऑर्बिटर में घूमे तो एक्सेलरेटेड होगा। हमें पता है चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को लॉस करता रहता है धीरे धीरे, ये रदरफोर्ड ने बताया। और इलेक्ट्रॉन का फिर नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ समय पहले यहाँ रिवॉल्व कर रहा था, कुछ समय बाद यहाँ रिवॉल्विंग हो जाएगा, कुछ समय बाद यहाँ, कुछ समय बाद वो न्यूक्लियस से टकराकर अपना अस्तित्व खो देगा। इसी रदरफोर्ड ड्रॉबैक को रिजोल्व करते हुए बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की। नील्स बोहर ने 1913 में ये थ्योरी आई, जिसे हम बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट हुआ करते हैं, इसके कुछ पोस्टुलेट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने बताया फर्स्ट पोस्टुलेट में अपने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप ऑर्बिट में नहीं बल्कि स्पेसिफिक अलाउड ऑर्बिटल में ही घूम सकता है। यानी कि मेरे पास यदि ये न्यूक्लियस है, इसको हम न्यूक्लियस ले लें और उसके चारों तरफ हम यहाँ पर इसको हम यहाँ पर शेल बोलते हैं, शेल बोले हम यहाँ पर, तो इसका अपना ऑर्बिट का एक पाथ होता है। वी कैन से एन एटम कंसिस्ट ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन सेंटर एट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इन द सर्कुलर ऑर्बिट। वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो है अपने चारों तरफ स्पेसिफिक अलाउड ऑर्बिटल में ही घूम सकता है, मतलब अलाउड ऑर्बिटल में एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। एनर्जी का रेडिएशन बताया था रदरफोर्ड ने, तो यहाँ पर बोहर ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। और आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिटल थ्योरेटिकली पॉसिबल अराउंड द न्यूक्लियस फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये जो हमारे पास एनर्जी के ऑर्बिट हैं, जो हमारे पास एनर्जी के ऑर्बिट्स हैं, इनकी अपनी एनर्जी, इसकी अपनी एनर्जी फिक्स है, इसकी अपनी एनर्जी फिक्स है, इसकी अपनी एनर्जी फिक्स है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट में कि जो इसके चारों तरफ फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी के ऑर्बिट हैं, फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑर्बिट है। अब इस एनर्जी के ऑर्बिट को हम यहाँ कहते हैं के, एल, एम, यहाँ पर एन, यहाँ पर ऐसे ही बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसको यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन भी बोल सकते हैं, ऐसे करके यहाँ पे इस एनर्जी के ऑर्बिट को।
ये इसका सेकंड पोस्टुलेट हुआ करता था। और उन्होंने बताया कि इन जो एनर्जी के ऑर्बिट हैं इनकी अपनी अलग अलग एनर्जी है, इनकी अपनी अलग अलग एनर्जी है। द एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हम बात करें, अगर हम केस ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है, एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है। और कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला यहाँ पर बना En, यहाँ पर En एनर्जी ऑफ n ऑर्बिट इक्वल टू आपके पास -2 पाई रेडियन के लिए इस्तेमाल किया गया है, स्क्वायर me स्क्वायर, यहाँ पर जो हमारे पास m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर me4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। इससे एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है, इससे एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है, जहां पर ये स्मॉल m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H आपके पास है वो प्लैंक कांस्टेंट है, और n आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। En की वैल्यू फिक्स होती है, En की वैल्यू फिक्स होती है किसी भी शेल के लिए। इलेक्ट्रॉन जितना हायर ऑर्बिट में जाएगा, यानी कि अगर हम ये बात करें कि ये आसानी से देखो, इसके लिए n की वैल्यू 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4। अब इलेक्ट्रॉन जितना हायर एनर्जी में जाएगा, यानी कि इससे ज़्यादा इसकी एनर्जी होगी, इससे ज़्यादा इसकी एनर्जी होगी, इससे ज़्यादा इसकी एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन जितनी हायर ऑर्बिटल में होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अगर हम इस वैल्यू में n की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E की वैल्यू, इन सब की वैल्यू को पुट करके हम फाइनल रिजल्ट निकालें, क्योंकि इस पर हम डिस्कस हमारा नहीं है, फिर लंबी हो जाएगी हमारी वीडियो, तो हमारे पास आएगा -2.18 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन n स्क्वायर। ये रिलेशन हमारा आता है यहाँ पर एनर्जी के बीच में, इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ पर ये रिलेशन जूल पर एटम, ये हमारे पास रिलेशन हमारे पास आ रहा है। इसको और अगर हम यहाँ पर मॉडिफाई करें और हम देखें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल में। अगर इसको हम इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें हम, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आपके पास आता है En इक्वल टू आपके पास में -13.6 अपॉन n स्क्वायर, -13.6 अपॉन n स्क्वायर EV पर एटम, इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। ये मेरे पास EV में इसकी वैल्यू आती है। यहाँ से हम इस वैल्यू से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है हम यहाँ पर उसको यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है कि कौन किस ऑर्बिट में है, ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है En से। अगर हम इसको यहाँ पर और थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करें और उसको और थोड़ा सा बड़े, हम किलो जूल पर मोल में एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पर आ रही है, डिफरेंट एनर्जी स्टेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए, वो होती है हमारे पास 1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल। यहाँ पर किलो जूल पर मोल की एनर्जी हमारे पास यहाँ पर, ये एनर्जी हमारे पास यहाँ पर आ रही है, मिल रही है एनर्जी। अगर हम बात करें n की वैल्यू को 1 रखें, यहाँ पर n की वैल्यू को 1 रखें, तो हमारे पास सिंपल सी बात है भाई, जब n की वैल्यू 1 की तो हमने E1 हो जाएगा -1312 अपॉन हमारे पास 1 का स्क्वायर, 1 किलो जूल पर मोल में एनर्जी निकलेगी, जिसकी वैल्यू हमारे पास होगी 1312 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर ये एनर्जी, अगर इसी तरीके से हम E2 रखें, यानी कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्विंग कर रहा है, तो इसकी एनर्जी, इस ऑर्बिट की एनर्जी हमारे पास कितनी होगी हमारे पास, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास 1312 अपॉन 2 का स्क्वायर किलो जूल पर मोल आपके पास, यानी कि आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1312 अपॉन 4 किलो जूल पर मोल, जिसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास -8 किलो जूल पर मोल।
इस तरीके से हम यहाँ से एनर्जी को कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। ये इसका हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास था थर्ड पोस्टुलेट बोहर्स एटॉमिक मॉडल का हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट था। इसी पे हम यदि और आगे थोड़ा सा इसको बढ़ने की कोशिश करें और आगे बढ़े, यहाँ पर हम थोड़ा सा और मूव करते हैं आगे की तरफ यहाँ कि अगर H लाइक पार्टिकल है, जैसे आपके पास में HE पॉजिटिव H लाइक पार्टिकल होता है, Li आपके पास में 2 पॉजिटिव ये आपके पास आ गया 2 पॉजिटिव। देखो H लाइक पार्टिकल की क्या, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, अगर 2 पॉजिटिव उस पर चार्ज आ गए, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हम ले आए तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पहले से जा चुके हैं। हम Li के पास Li2 पॉजिटिव के पास H कितना ही इलेक्ट्रॉन है, इसे हम बोला करते हैं यहाँ पर H लाइक पार्टिकल। जस्ट एग्जाम्पल He पॉजिटिव Li2 पॉजिटिव आप कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, जिनके पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास केवल उनके पास। अगर हम En यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैंने बताया था आपको -2 पाई स्क्वायर mZ स्क्वायर 4 अपॉन आपके पास में n स्क्वायर H स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, जिसे मैंने फाइंड करके यहाँ पाया 1312 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पर ये मेरे पास किलो जूल पर मोल में जो मेरे पास एनर्जी मिली, यहाँ पर ये मेरे पास एनर्जी यहाँ पर ऑब्टेन हुई है। वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर, यहाँ पर Z क्या है एटॉमिक नंबर, ये Z एटॉमिक नंबर है हमारे पास यहाँ पर। अगर लिथियम की बात कर रहे हैं तो Z के लिए वैल्यू कितनी है, यहाँ Z की वैल्यू 3 है आपके पास में। अगर हम हीलियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या है 2 है, Z की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर 2, Z इक्वल टू 2 आपके पास आ गया। तो यहाँ से आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखो आप रेडियस यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो रेडियस है ये रेडियस आपके पास ये रेडियस है, इसको मैं बोला हूँ R1। यहाँ से यहाँ तक के बीच के यहाँ पे ये आप दोबारा देखो ये आपके पास में R1 है, ये आपके पास में यहाँ पर R2 है। ऐसे ही अगर आपके पास में एक सेल और है यहाँ पर, ये आपके पास में R3 है, तो मैं कह सकता हूँ Rn। क्या बोलूँ मैं इसको Rn। तो Rn का जो रिलेशन होता है वो होता है अपने पास में क्या A नोट n स्क्वायर, क्या n स्क्वायर, ये देखो ये n स्क्वायर ये आपके पास हो गया, जहाँ पर वेयर A नोट की जो वैल्यू है वो रखी जाती है 52.9 पिकोमीटर, 52.9। तो Rn का जो फार्मूला मेरे पास आएगा वो आएगा आपके पास में A नोट n स्क्वायर अपॉन यहाँ पर Z। यहाँ से मैं किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को रेडियस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब तक मैंने एनर्जी कैलकुलेट की, अब मैं रेडियस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। और थोड़ा आगे बढ़ें अपने नोट पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। अपने नेक्स्ट नोट पॉइंट में हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास ये वेलोसिटी n सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग हो रहा है वो किस वेलोसिटी से हो रहा है, तो अपने पास होगा वेलोसिटी v नोट इंटू Z अपॉन n स्क्वायर। ये मेरे पास वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला मेरे पास हो गया। वेयर v नोट इज इक्वल टू, तो v नोट की जो वैल्यू आपके पास है वो है 2.188 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हुई। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट आर गिवन। अगर आप बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करें कि सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ओनली दोज ऑर्बिट वेयर हैव द फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी,
the electrons in an atom can have only certain definite or discrete value of energy and not any value of this all. So energy of electron is quantized. Energy of electron is क्या होता है, क्वांटाइज होती है पहले से, और उसकी एनर्जी फिक्स होती है. इसकी बात कर रहे हैं. अगर किसी सेल की एनर्जी फिक्स है, क्वांटाइज्ड है, एक तरीके से ये कह सकते हैं, जो डिस्क्रीट एनर्जी है वो आपकी फिक्स है, तो हम यहाँ पर ये बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास ये हमारे पास न्यूक्लियस और ये हमारे पास जो ऑर्बिट है, डिफरेंट एनर्जी के हमारे पास ये ऑर्बिट है, तो यहाँ पर ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ ये एंगुलर मोमेंटम जो बना है, जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सर्टेन डेफिनेट और डिस्क्रीट वैल्यू और एंड नॉट एनी वैल्यू ऑफ इट्स ओन. वी कैन से अगर एंगुलर मोमेंटम को हम यहाँ पर फाइंड करने लगे, एंगुलर मोमेंटम आपका पास NH यहाँ पर NH, ये फोर्थ पोस्टुलेट है, अब तक वो थर्ड थे, फोर्थ पोस्टुलेट NH अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पर बनता है, जहाँ पर m की वैल्यू 1 2 3 4 इंटीजर वैल्यू हमारे पास मिलती है यहाँ पर, और h आपके पास में प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपके पास कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर आपके पास 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकंड होती है आपके पास में, जूल सेकंड आपके पास में यहाँ पर ये वैल्यू होती h की, जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम को आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं mvr, मास यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मास m है और v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है और r उसकी रेडियस है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. NH अपॉन क्या हो गया आपके पास 2 पाई. आपके पास m की वैल्यू यदि मैं 1 रखूं, यहाँ पर 1 रखूं, तो mvr 1 इक्वल टू n की जगह 1h अपॉन 2 पाई आपके पास आ जाएगा. ये भी कह सकते हो आप, ये 1 हटाना चाहे तो n की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो mvr इक्वल टू 2h अपॉन 2 पाई, ये खत्म, तो mvr इक्वल टू h अपॉन पाई, ये आपके पास में n की वैल्यू 2 रखने पर ऑब्टेन हो जाएगा आपके पास में. ऐसे ही यहाँ पर अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो आपके पास mvr इक्वल टू 3h अपॉन 2 पाई, ये आपके पास थर्ड का आ जाएगा. ऐसे ही हमारे पास वैल्यू में ऑब्टेन होती जाएगी. अगर फिफ्थ पोस्टुलेट की बात करें, यहाँ पर फिफ्थ पोस्टुलेट की बात करते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर इन द लोवेस्ट एनर्जी, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है और वो लोवेस्ट एनर्जी में है. मैंने इनिशियल में जब वीडियो शुरू की थी तभी आपको ये बताया था कि जैसे हम यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे मूवमेंट यहाँ पर करेंगे, ये मूवमेंट हम यहाँ पे करेंगे, तो E की जो वैल्यू है, एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती हुई चली जाएगी. वो एनर्जी की जो वैल्यू है अपने पास वो तो एनर्जी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी आपके पास. मान लो आपके पास में यहाँ पर ये आप दोबारा ही बना देता हूँ, ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये आपके पास फर्स्ट सेल है, ये आपके पास सेकंड सेल है, यहाँ पर ये मूव कर रहे हैं हम, यहाँ पर सेकंड सेल है ये आपके पास में. अब ये जो बाहर का ये आपके पास है, ये E1 इसको मैं मानूं और यहाँ इसको मानूं मैं E2, तो ये अंदर वाला जो है ये लोअर एनर्जी रखेगा, और इसकी एनर्जी जो होगी वो हाई होगी. क्या होगी, वो हाई होगी. ये हायर एनर्जी का ऑर्बिट है. अगर आप बात करें यहाँ पर, ये हायर एनर्जी लेवल है, ये कह सकते हैं हम आसानी से, और ये लोअर एनर्जी लेवल है आपके पास, ये लोअर एनर्जी लेवल है, इसको E1 बोला हमने. अब इसके जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या उसके बाद कोई सेल है, तो
तो इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाया जा सकता है और इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाया जा सकता है, बशर्ते कि बाहर से एनर्जी देनी होगी या एनर्जी एमिट होगी या एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी आप एब्जॉर्ब करेगा वो ऑर्बिट। तो एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। ये कह सकते हैं आसानी से, अगर हम यहाँ ये कहें कि इस इलेक्ट्रॉन को हमें अंदर लाना है, बाहर से इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना है, यानी कि हायर लेवल से लोअर लेवल में जाना है। अगर इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना है, यहाँ से यहाँ हमें अंदर लाना है, यानी कि हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल में हम लोअर ऑर्बिट में हम फिट करना चाहते हैं, तो एनर्जी जब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज कब होगी, एनर्जी यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर ऑर्बिट में जाता है। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में एंट्री करता है। और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, लोअर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में एंट्री करेगा, हायर ऑर्बिट में एनर्जी एंट्री करेगा, यानी कि यहाँ पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ पर एनर्जी एमिटेड होगी, यानी कि रिलीज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा आप नोट डाउन भी करते जाएं। अब यहाँ पर जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, जब वो एक सेल से दूसरी सेल में यहाँ पर जा रहा है तो इनमें कोई डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस एनर्जी डेल्टा ई इक्वल टू क्या करेंगे आप, E2 माइनस E1 यहाँ पर हो जाएगा, E2 माइनस आपके पास E1 हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो होगा वो या बाहर से अंदर आएगा या अंदर से बाहर आएगा, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा ई होगा आपके पास में। अब यहीं से जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हो जाती है, क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत ही यहीं से होती है। अब यहाँ पर जब मेन पॉइंट ये है कि डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1 यहाँ पर, और एनर्जी एब्जॉर्ब जब होगी जब लोअर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हायर में जाएगा, और रिलीज कब होगी, जब हायर से इलेक्ट्रॉन लोअर में जाएगा। तो यूं कह सकते हैं इस बात को कि एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल, व्हेन एनर्जी सप्लाइड टू एन एटम बाय सब्जेक्टिंग it to electric discharge or high temperature, an electron in the atom may jump from its normal energy level, मतलब ground state energy level, to some higher energy level, absorb a definite amount of energy. This state is called the excited state, and we can say calculate delta E equal to E2 minus E1 लेवल में। अब इससे ये पता चलता है कि जो E2 और E1 है हमारे पास, वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हायर एंड लोअर एनर्जी लेवल है रेस्पेक्टिवली। डेल्टा इज डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ टू लेवल। तो ये हमारे पास 4-5 पोस्टुलेट हैं हमारे पास, जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के, जो हमने आपके सामने एक्सप्लेन किए। आई होप आपको सारे समझ आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके इसको पूरे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। और आई होप, एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना आप करें, क्योंकि ये आपके दोस्तों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।